दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संगठन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संगठन क्या होता है, संगठन कितने प्रकार के होते हैं और संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संगठन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सन और दूसरा है गठन। तो यहाँ पर सन का मतलब होता है एक साथ रहना और गठन का मतलब होता है व्यवस्था, यानी एक साथ रहने की व्यवस्था। मतलब संगठन लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे पड़ोस, एसोसिएशन, चैरिटी, यूनियन या फिर कॉरपोरेशन। अब ये जो संगठन शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग समूह या व्यवसाय या फिर किसी चीज को बनाने या स्थापित करने के कार्य के लिए भी कर सकते हैं। संगठन व्यवसाय के उनके संचालन को बेहतर बनाने और ज्यादा कुशल बनाने में मदद करने के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि संगठन के होने से टीम्स को, कंपनीज को कई तरह से मदद मिल सकती है, जैसे प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाना और कर्मचारियों को विशेषज्ञ बनाना। तो अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या एक परिवार भी संगठन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, एक परिवार भी संगठन हो सकता है, लेकिन हम इसे छोटा संगठन कहेंगे। तो संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि संगठन बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। तो ये तो हुई संगठन की बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर संगठन बनाया क्यों जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो हर एक संगठन बनाने का एक खास उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ पर आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर मैम कोई खास उद्देश्य है और वो एक ही आदमी पूरा कर दे तो फिर संगठन बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो, यहाँ पर उस उद्देश्य की बात की जा रही है जिसे पूरा करने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। मतलब एक ऐसा उद्देश्य जिसे एक आदमी अकेला नहीं, बल्कि एक टीम, एक ग्रुप, एक समूह या एक संगठन मिलकर ही पूरा कर सकता है। क्योंकि देखो, हमेशा ऐसा माना जाता है कि अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, जबकि संगठित होने पर उसमें शक्ति आ जाती है और फिर उस ग्रुप को, उस संगठन को या उस समूह को जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता। अब देखो, यहाँ पर संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो सिस्टमेटिक वे में हैं। मतलब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जहाँ पर लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका काम, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती हैं। एक्चुअली देखो, होता क्या है कि किसी एक टॉपिक पर सभी व्यक्तियों का एक जैसा मत हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग परेशानियों को अपने नजरिए से ही देखता है और देखना चाहता भी है, और फिर उसी नजरिए से, उसी आधार पर उसका हल भी ढूंढता है। लेकिन जब बात संगठन की आती है ना, तब इंसान वही करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। क्योंकि संगठन में हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है। वो वहां पर सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में सोचता है। इसलिए ये कहा जाता है कि संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक व बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब उसे संगठन कहते हैं। अब देखा जाए तो ये जो संगठन है, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की बहुत ही पुरानी अवधारणा है। क्योंकि इंसान पुराने यानी प्राचीन काल से ही संगठन बनाता आ रहा है और उससे जुड़ा हुआ है। बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ साथ संगठन में भी बदलाव आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ कि एक संगठन को चलाने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 5 क की जरूरत होती है, जिनमें पहला है कार्यकर्ता, दूसरा है कार्यकारिणी, तीसरा है कार्यक्रम, चौथा है कोष और पांचवा है कार्यालय। तो देखो, यहाँ पर एक संगठन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है कार्यकर्ताओं की, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो उन पर डाले गए कार्यभार को आसानी से संभाल सके। और फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए ही बनाई जाती है एक कार्यकारिणी, और फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं और कार्यकारिणियों के जरिए चलाया जाता है एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है कोष यानी धन, और फिर इन सब के साथ साथ चाहिए होता है एक कार्यालय, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कार्यालय ही होता है जहाँ एक संगठन की गतिविधियां शुरू होती हैं। अब देखो, ये जो संगठन है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन वो होता है जिसमें कुछ नियम और प्रक्रियाएं होती हैं जो कर्मचारियों के बीच संबंध को बनाती हैं और ये संगठन को सुचारू रूप से चलाने में आसान बनाते हैं। इसके अलावा बातचीत का एक सही तरीका भी पेश करते हैं। मतलब औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के संबंधों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है और इसी वजह से जिम्मेदारियां भी तय करना थोड़ा आसान हो जाता है, और ये सब एक औपचारिक संगठन के जरिए ही किया जाता है। और दूसरा है अनौपचारिक संगठन। अगर देखा जाए तो अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन से ही उत्पन्न होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग अक्सर एक दूसरे से संपर्क करते हैं, मिलते हैं,
तब हम उन्हें एक कठोर और पूरी तरह से औपचारिक संरचना में बांधने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो समान हितों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और दोस्ती और सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह बनाते हैं। अब देखो, औपचारिक संगठन के बिल्कुल विपरीत होता है अनौपचारिक संगठन, क्योंकि अनौपचारिक संगठन जो होता है ना, वो तरल होता है, क्योंकि इसके लिए कोई लिखित या पहले से बनाए गए कोई नियम नहीं होते। बस देखा जाए तो ये सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल होता है जो खुद ही पैदा होता है। और इसी के साथ साथ औपचारिक संगठन के जैसे इसे प्रबंधन द्वारा मजबूर या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब ये तो हुए संगठन के दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम बात करेंगे संगठन की विशेषताओं के बारे में। तो संगठन की कुछ खास विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। संगठन विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरी विशेषता ये है कि ये जो संगठन है, ये जो समूह है, ये निर्देशन के आधार पर एकजुट होकर कार्य करता है। तीसरी विशेषता ये है कि इसमें व्यक्ति के कार्य और उत्तरदायित्व का बंटवारा होता है, जिसे सबके द्वारा मिलकर संपन्न किया जाता है। चौथी विशेषता ये है कि ये प्रशासन का अनिवार्य तत्व होता है और इसके अभाव में प्रशासन अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाता। और पांचवी विशेषता ये है कि ये संगठन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। तो इस तरीके से अब लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि समस्याएं जो होती है वो संगठन का निर्माण करती हैं। और अगर व्यक्ति कुछ ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे पाना चाहता है जिसे वह अकेला प्राप्त नहीं कर सकता, तब हमें एक संगठन की जरूरत पड़ती है और फिर हम उसका निर्माण करते हैं।